हाय एवरीवन, दिस इज आकाश चौहान। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेन मेथड क्या होता है जावा के अंदर। तो आप बड़ा फेमस मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसको जनरली हम पब्लिक क्लास के अंदर बनाते हैं। और बहुत सारे इससे रिलेटेड कन्फ्यूज़न है कि क्या हम जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर स्ट्रिंग एरे पास करते हैं उसको चेंज कर सकते हैं, क्या हम मेन मेथड का नेम चेंज कर सकते हैं, इसका रोल ही क्यों होता है, जेडीके इसी मेथड को क्यों ढूंढता है, इसमें पब्लिक कीवर्ड का क्या यूज़ होता है, इसके अंदर स्टैटिक जो कीवर्ड है उसका क्या यूज़ होता है, क्या हम जो स्ट्रिंग एरे इसमें पास हो रहा है उसको चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग एरे का यूज़ क्या है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लेट्स से कि डिफ़ॉल्ट क्लास क्या होती है, पब्लिक क्लास क्या होती है, पब्लिक क्लास का जो नेम है वो फाइल नेम के सेम ही क्यों रखते हैं जावा के अंदर। सो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं डिटेल में थ्रू कोड डिस्कस करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द डिस्कशन। अगर हमें जावा में मेन मेथड बनाना है तो उससे पहले थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़रूरी है हमारे इस मेन मेथड को समझने के लिए, और ये जानने के लिए कि इसमें ये ऐसे ही क्यों लिखते हैं, इसका एग्जैक्ट सिंटेक्स ऐसा ही क्यों होता है, कुछ और नहीं हो सकता क्या। तो वो सारी चीज़ें हम कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बट उससे भी पहले सबसे बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, या फिर इस मेन मेथड का सिग्निफिकेंस क्या है, जेडीके का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं जो जेडीके होता है। तो जब हमारा, आपको पता है कि जो जेडीके होता है, हमारी जो जावा डेवलपमेंट किट होती है, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि इस मेन मेथड को ढूंढ के जो भी कुछ इन दो पैरेंथेसिस के बीच में लिखा है उसको रन करके आओ, और कोई जॉब नहीं है इसकी। ओके, सो द मेन पर्पस ऑफ द जेडीके वुड ऑलवेज बी टू सर्च दिस पर्टिकुलर मेथड, कोई और मेथड नहीं, यही मेथड, सेम मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे। और दूसरी बात हम क्या बोल सकते हैं कि जेडीके का और कोई रोल नहीं होता, जो भी कोड आप यहाँ पे लिखेंगे बस वही चलेगा। इसके मायने क्या है कि लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे एक और क्लास बना ली C1, और उसके अंदर मैंने कोई वॉइड डिस्प्ले 1 के नाम से लेट्स से कोई फंक्शन बनाया। ओके, और इसमें कोई डमी स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेट्स से इनसाइड C1, इनसाइड नॉट C1 डिस्प्ले 1 मेथड, और इस कोड को चलाते हैं। ये कोड चलेगा ही नहीं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि जेडीके की जॉब कितनी होती है, द जॉब ऑफ जेडीके इज जस्ट टू रन द मेन मेथड बट नथिंग एल्स। तो ये बाकी का जो कोड है ये अनरीचेबल हो गया। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, इफ़ द कोड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूशन हायरार्की ऑफ मेन मेथड, इसके मायने क्या है कि अगर आपने इस C1 का यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ओके, लेट्स से OBJ, और उस ऑब्जेक्ट से जाके डिस्प्ले 1 कॉल नहीं किया, और फिर लेट्स से इस कोड को रन करके देखते हैं, तब तक आपका जो ये क्लास का कोड है ये अनरीचेबल रहेगा। अगर मैंने ये 2 लाइन नहीं लिखी तब तक आपने कोड तो बनाया, लेकिन ये एरर फ्री भी है, लेकिन हुआ क्या, ये कोड हमेशा अनरीचेबल रहा। क्यों? क्योंकि जेडीके जो है, जो जावा डेवलपमेंट किट है हमारे पास, के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए उसको बस इतना ही कोड रन करना होता है। तो वहाँ पे तो ये कोड इंक्लूड हुआ नहीं। तो आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड की हायरार्की में इन दो पैरेंथेसिस के बीच में आपने कोड इंक्लूड किया हो, अदरवाइज वो क्या बन जाएगा, डेड कोड या फिर अनरीचेबल कोड बन जाएगा। एक और समझने वाली कि ये क्लास पब्लिक है और ये क्लास डिफ़ॉल्ट है, क्या इसके भी कोई मायने होते हैं? यस, उसके भी मायने होते हैं। आप ध्यान से देखो, मैं एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास C2। डिफ़ॉल्ट क्लास क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि यहाँ से इससे पहले कुछ भी नहीं लगा। तो जावा में बाय डिफ़ॉल्ट एक स्कोप होता है जिसको डिफ़ॉल्ट स्कोप बोलते हैं। तो अगर आपने कोई कीवर्ड यूज़ नहीं किया, जैसे यहाँ पे तो पब्लिक किया, अब पब्लिक के अलावा प्राइवेट भी होता है, प्रोटेक्टेड भी होता है, अगर दोनों में से कोई भी नहीं किया, तीनों में से, तो क्या होगा, वो क्लास को क्या बोलते हैं, हम डिफ़ॉल्ट क्लास बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास C1 एक क्लास थी, ऐसे ही हमारे पास C2 एक क्लास है। ये कोड यहाँ पे कॉपी कर देते हैं और इसको display2 बोल देते हैं। अब हमारे पास दो क्लासेस हैं, C1 एंड C2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड यहीं पे लिखा है। मैं क्या काम करता हूँ, इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को एक बार यहाँ पे भी लिख देता हूँ, और इसमें ये ऑब्जेक्ट ये ना बना के कुछ और स्टेटमेंट लिख देते हैं, राइट। कुछ सिंपल कोई और स्टेटमेंट लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं इनसाइड
मेन मेथड। ओके, तो मेन मेथड के अंदर हम हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये वाला मेन मेथड चलेगा या फिर ये वाला, क्योंकि इस फाइल के अंदर तो अब दो मेन मेथड है और इसने बोला है कि भाई ये एग्जैक्ट सिंटेक्स ही फॉलो होना चाहिए। तो ठीक है, अलग अलग क्लासेस में है तो अब ये चलना चाहिए। तो इस कोड को रन करके देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसको भी इंक्लूड नहीं करते। तो मैं इस कोड को रन करता हूँ, सिंपली रन एज जावा प्रोग्राम। और यहाँ पे मुझसे अब ये दो चीज़ें पूछ रहा है कि आपने C1 फर्स्ट क्लास चलानी है या फिर सैम्पल प्रोग्राम क्लास चलानी है। दो क्लासेस हैं आपके पास। ओके, तो मैं C1 मॉड्यूल को चलाता हूँ। आंसर आता है हमारे पास इनसाइड मेन मेथड। ध्यान से देखो, दो मेन क्लास हैं अब हमारे पास, एक C1 की और एक किसकी है, सैम्पल प्रोग्राम की। तो पहली बात तो ये क्लैरिटी हुई कि आपकी एक फाइल के अंदर दो मेन मेथड हो सकते हैं, एक पब्लिक क्लास में हो सकता है और एक आपका जो हमारी दूसरी क्लास है वो उसमें हो सकता है। अब एक काम करते हैं, इसी मेथड को यहाँ पे भी पेस्ट करके देख लेते हैं। इससे काफ़ी सारी चीज़ें की क्लैरिटी हमें पता चल जाएगी। कोड को ठीक कर लेते हैं और फिर से इस कोड को रन करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इस बार हमें कोई और नया ऑप्शन भी मिलता है क्या। तो यहाँ पे इस बार मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, C1 एंड C2 एंड हमारी सैम्पल क्लास। तो मैं इस बार C2 को चलाता हूँ और देखता हूँ कि इस बार क्या रन होता है। तो इस बार ये वाला मेथड रन हुआ। तो इस हायरार्की से आप क्या समझे कि क्लास के अंदर सेम ये जो सिंटेक्स है इसका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड हो सकता है। लेकिन अगर आप गौर ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ से एक कीवर्ड हटा दूँ और फिर इस कोड को चलाऊँ तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, कोड को मैंने सेव किया और चलाया, अभी इसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी, मैं बताऊंगा कहाँ पे। अब आपने ये चलाया तो यहाँ पे कोड ये वाला चलेगा, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, तो इसलिए अभी फिलहाल ये वाला मेन मेथड चला है। फिलहाल हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि क्लास, हर एक क्लास के पास अपना एक मेन मेथड हो सकता है, लेकिन उस क्लास के पास उसका एक ही इंस्टेंस होना चाहिए। उससे दूसरा क्वेश्चन हम कवर करेंगे, क्या हमारे पास ओवरलोडेड डेफिनेशन हो सकती है मेन मेथड की, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना है, उसको डिस्कस करते हैं। इतनी तो क्लैरिटी आ गई कि हर एक क्लास के पास अपना एक मेन मेथड हो सकता है। अब इस पब्लिक का क्या रोल था यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे पब्लिक लगाता हूँ, पहले पब्लिक लगा हुआ था यहाँ पे और यहाँ 1 2 3 लिख देता हूँ तो इसमें एरर आ जाती है, ये कोड रन नहीं करेगा। अगर मैं इस कोड को रन करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे तो ये रन कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, मतलब इसने रीड नहीं किया जावा का जहाँ से रन कर रहा है। तो इसके मायने क्या है, इसके मायने ये हैं क्योंकि आपकी जो पब्लिक क्लास होती है, जो भी आपने पब्लिक क्लास बनाई, उसका नेम हमेशा क्या होगा, जो आपकी फाइल का नेम होगा। और ऐसी केवल एक ही क्लास हो सकती है आपकी पूरी की पूरी फाइल में, प्रोजेक्ट में नहीं, एक फाइल के अंदर। मतलब अगर आपने सैम्पल प्रोग्राम डॉट जावा बनाया है तो उसमें पब्लिक, नंबर ऑफ पब्लिक क्लासेस कितनी होंगी, केवल 1, जस्ट 1 पब्लिक क्लास होगी। और उसके ऊपर भी एक कंडीशन है कि उसका जो नाम होगा वो क्या होगा, सेम एज इट इज़ फाइल नेम की। तो ये रिस्ट्रिक्शन आपको पब्लिक जो क्लास है उसके बारे में पता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका जो मेन मेथड है वो हमेशा पब्लिक क्लास में होगा। आपका मेन मेथड किसी भी क्लास में हो सकता है, बट बेस्ट तरीका क्या है कि आप पब्लिक क्लास के अंदर ही मेन मेथड रखिए और बाकी जो क्लासेस हैं उनके अंदर मेन मेथड मत रखिए, उनका ऑब्जेक्ट बनाइए। तो आपका एक ही मेथड रिस्पॉन्सिबल होगा कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए। अदरवाइज आपकी एक ही फाइल के पास मल्टीपल मेन मेथड हो जाएंगे। तो जब आप इस कोड को कंपाइल करेंगे तो आपको हर बार चूज करना पड़ेगा कि आपने C1 के थ्रू मेन मेथड चलाना है या फिर C2 के थ्रू मेन मेथड चलाना है। तो इन सारे कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप बाकी जगह से मेन मेथड हटा दीजिए। बट मैंने ये मेन मेथड बाकी क्लासेस में इसलिए बनाए थे जिससे कि आपको पता रहे कि बाकी की क्लासेस के पास भी ये सेम सिंटेक्स का मेन मेथड हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली उसको चलाने के लिए थोड़ा सा इशू आता है। क्या इशू आता है कि आपको हर बार चूज़ करना पड़ेगा एक फाइल में से कि कौन सा मेन मेथड, कौन सी क्लास को आपने चलाना है, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे मेन मेथड है। तो आईडी में ये इजी है, लेकिन आप टर्मिनल से प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो फिलहाल के लिए हमने ये समझ लिया कि एक से ज़्यादा मेन मेथड एक फाइल में हो सकते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेन मेथड हमेशा पब्लिक में होगा। हमने अपने कन्वीनियंस के बेस पे इसको पब्लिक में रखा है क्योंकि हम पब्लिक क्लास हमारे पास एक ही होती है। तो अगर हम एक ही मेन मेथड बनाएंगे, एक पब्लिक क्लास में रखेंगे तो वो बेस्ट है, क्योंकि हमारी पब्लिक क्लास एक फाइल के अंदर एक ही होगी और उसमें हमने मेन मेथड बना दिया। ओके, एक तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब अगर
ध्यान से देखो आप तो डिफ़ॉल्ट क्लासेस जो हैं वो आपकी एक से ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे यहाँ C1 भी है, C2 भी है और दोनों डिफ़ॉल्ट स्कोप में है। लेकिन अगर मैं किसी का भी स्कोप पब्लिक करने जाऊँगा तो इशू क्या आ जाएगा, टेक्निकल इशू क्या है यहाँ पे, एक्चुअली आपकी जो पब्लिक क्लास है उसका जो नेम है वो क्या होना चाहिए, फाइल का नेम। तो ये होगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर हो रखा है, इसीलिए आपकी एक फाइल के अंदर एक ही पब्लिक क्लास होगी। लेकिन नंबर ऑफ़ डिफ़ॉल्ट क्लासेस कितनी भी हो सकती है। इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को क्या हम ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोड करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो कि मैं क्या करता हूँ, बाकी सब चीज़ें सेम ही रखता हूँ बट इसकी ओवरलोडिंग डेफिनेशन चेंज कर देता हूँ। मतलब इसका सिंटेक्स हल्का सा चेंज कर देते हैं। इसमें इस बार स्ट्रिंग एरे की जगह इंट एरे दे देते हैं और कोड में लेट से सिंपल लाइन लिख देते हैं, this is a overloaded main method. ओके, दिस इज अ ओवरलोडेड मेन मेथड। अब इस कोड को चलाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे ये बताया था कि जो ये एग्जैक्ट सिंटेक्स है इसमें स्ट्रिंग एरे, मेन, वॉइड, स्टैटिक सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपसे बोला है कि क्या हम मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, इस बार एक बार इस कोड को चला के देख लेते हैं। हमारा ठीक अच्छा डिस्प्ले वन मेथड चल रहा है और ये मेथड रन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जेडीके इसको सर्च ही नहीं कर रहा। जेडीके टेक्निकली किसको सर्च कर रहा है, स्ट्रिंग एरे वाले मेन मेथड को। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी कि यस वी कैन ओवरलोड मेन मेथड, बट जेडीके उसको कॉल नहीं करेगा। जेडीके इसको कैसे कॉल करेगा, अगर मैं सपोज करिए यहाँ इंट ही रहने देता हूँ लेट से, जेडीके इस मेथड को कॉल कर सकता है, लेकिन जेडीके की कॉल हायरार्की कहाँ तक सीमित है, यहाँ तक। तो आप क्या करें, इस मेन मेथड को डायरेक्टली कॉल कर लीजिए यहाँ से, इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर दीजिए। अब आपने क्या किया, ये नॉर्मल मेथड है जेडीके के लिए, आपने इसको मेन मेथड की हायरार्की में इंक्लूड किया है और कोई बात नहीं। तो डायरेक्टली जेडीके इसको रन नहीं करेगा बट इनडायरेक्टली आप उसको कॉल करा के रन कर सकते हो। तो आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन वुड बी कि यस हम मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट इसका डेफिनेटली ये अनरीचेबल कोड है, आपको इसको मेन जो मेथड है उसकी एग्जीक्यूशन हायरार्की में इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हमारे नंबर ऑफ पब्लिक क्लास कितनी हो सकती है। तो मैंने जैसे डिस्कस किया, एक क्लास के अंदर पब्लिक क्लास एक होगी और कितनी हमारी जो डिफ़ॉल्ट क्लास हैं वो कितनी हो सकती हैं। तो n नंबर ऑफ आपकी डिफ़ॉल्ट क्लास हो सकती हैं। डिफ़ॉल्ट क्लासेस के लिए कोई रूल नहीं है। एक फाइल के अंदर एक लेट से जैसे यहाँ पे एक सोर्स फोल्डर है SRC, उसमें मैंने एक फर्स्ट मॉड्यूल बनाया हुआ, एक पैकेज बनाया हुआ है, उसके अंदर एक प्रोग्राम है। तो मैं एक सिंगल प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ। एक सिंगल प्रोग्राम के आपके पास n नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट क्लासेस, मतलब जितना आपका मन करे उतनी डिफ़ॉल्ट क्लासेस बना सकते हो, बट आपके पास जो पब्लिक क्लास होगी वो एक ही होगी। और ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि एक फाइल के अंदर एक ही मेन मेथड होगा, लेकिन उसका सिंटेक्स यही होगा जिसको जेडीके चलाता है। बट ये आप दूसरी क्लास में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया था। और क्या क्वेश्चन पूछते हैं आपसे इंटरव्यू में, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा नहीं पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बट पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट था। क्या क्वेश्चन है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस मेन मेथड के बिना ही जो जावा का कोड है वो रन कर पाएँ। मतलब कि पब्लिक क्लास तो है, लेकिन क्या हम कुछ भी लिखें, लेट से सिस्टम डॉट आउट डायरेक्टली और यहाँ पे लिख देते हैं लेट से हेलो, तो ये कोड इसलिए नहीं, फिलहाल तो एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने डायरेक्टली क्लास के अंदर स्टेटमेंट प्रिंट कराई है। क्लास के अंदर आप नहीं रख सकते, आप यहाँ पे कोई फंक्शन बना के कर सकते हो। तो लेकिन इसमें मेन बॉडी तो है नहीं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो जावा 6 से पहले ये कॉन्सेप्ट था कि आप एक स्टैटिक ब्लॉक बना लीजिए। स्टैटिक ब्लॉक जो होते हैं वो आपकी क्लास लोड जब देखिए स्टैटिक ब्लॉक जो होते हैं जब आपकी क्लास लोड हो रही होती है तब एग्जीक्यूट होते हैं। तो जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो अगर ये जो सिस्टम मेरे सिस्टम पे जावा अगर मैं देखूं जावा, अगर मेरे सिस्टम पे जावा 6 और 6 से पहले के वर्जन इंस्टॉल होते और इस कोड को मैं रन करने की कोशिश करता है तो ये रन हो जाता। लेकिन ये वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको मेन मेथड नहीं मिल रहा। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो जावा इंस्टॉल है वो जावा 6 से काफ़ी आगे है और जो जेडीके मेरे पास है बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है, तो उसके पास ये कोई फीचर नहीं है। लेकिन अर्लियर ऐसा फीचर था कि यस बिना मेन मेथड के भी आप स्टैटिक ब्लॉक को रन कर सकते थे, क्योंकि ये जो स्टैटिक ब्लॉक है ये आपका जेडीके पहले ही रन कर देता है। आपकी जब क्लास लोड हो रही होती है जितने भी स्टैटिक मेंबर्स हैं उनको पहले ही एग्जीक्यूट या मेमोरी मिल जाती है।
तो अब नहीं होता है जावा 6 के बाद से। तो ये एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था। बैक टू आर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैं अगर मेन मेथड को दोबारा लिखता हूँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि क्या प्रॉब्लम है अगर मेन मेथड के अंदर ही स्ट्रिंग ना होके इंट होता। देखिए मुझे पता है कि ये ओवरलोडेड डेफिनेशन है, ये वो डेफिनेशन नहीं है जो जेडीके ढूंढ रहा है, राइट। तो जेडीके इसको नहीं ढूंढ रहा है, जेडीके स्ट्रिंग एरे को ढूंढ रहा है। बट इस स्ट्रिंग एरे का यूज ही क्या है? इस स्ट्रिंग एरे की जगह इंट भी तो हो सकता था। तो इसके लिए हमें इस प्रोग्राम को टर्मिनल पे चलाना होगा। एंड द गुड थिंग इज एक्लिप्स के पास भी अपना एक टर्मिनल होता है, तो उसी के थ्रू इसको चलाते हैं। सो जस्ट होल्ड ऑन फॉर ए वाइल, और मैं उस टर्मिनल को ओपन करके और फिर इस पाथ को देके इस प्रोग्राम पे पहुंच जाता हूं जहाँ पे ये बना हुआ है, और फिर इसको हम जावा सी एंड जावा से कंपाइल करके बनाएंगे। और फिर देखेंगे कि ये जो एरे है ये स्ट्रिंग एरे ही क्यों होता है। अगर इंट एरे होता, अगर जेडीके इंट एरे ढूंढ रहा होता जो कि नहीं ढूंढता है, तो क्या प्रॉब्लम आती है उसको। और बाकी ये जो सिंटेक्स है इसका भी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट मी जस्ट क्विकली इनेबल दैट टर्मिनल विंडो। सो आई हैव रीच्ड टू दैट पर्टिकुलर डायरेक्टरी। अब मैं क्या करता हूँ, जावा सी के साथ जावा का जो प्रोग्राम है उसको कंपाइल करता हूँ। इससे मेरी ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी और उस ऑब्जेक्ट फाइल को मैं रन करूँगा। अभी फ़िलहाल इस ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर कुछ है नहीं, तो मैं डॉट जावा हटा देता हूँ और यहाँ से सी भी हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस ऑब्जेक्ट फाइल को रन करने के लिए मुझे ज़रूरत होगी। द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पे जो हमने एरर आइडेंटिफाई करनी थी कि ये किस मेथड को ढूंढ रहा है। देखिए जेडीके स्ट्रिंग args को, और हमने क्या दिया यहाँ पे इंट। तो मैं क्या करता हूँ, इसे बैक टू स्ट्रिंग ही कर देते हैं और फिर इसका यूसेज देखते हैं कि इस मेन मेथड में इस स्ट्रिंग एरे का यूज ही क्या है। दोबारा से पहले इस कोड को लिख के हम एक डमी स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, जिससे कि हमें पता रहे कि इसके अंदर एक्चुअल में हेलो आ रहा है। इस कोड को दोबारा से कंपाइल करते हैं। हमें क्या लिखना है, जावा और फिर हमारा मॉड्यूल का नाम, फिर हमारी जो ऑब्जेक्ट फाइल बनी है उसका नाम। तो अभी इसमें एरर नहीं आएगी, हमारा हेलो प्रिंट होगा। लेकिन अभी भी जो स्ट्रिंग एरे है इसका यूज़ तो समझ आया नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस बार ये जो स्ट्रिंग एरे है इसको टर्मिनल पे यूज़ करके देखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, जावा फर्स्ट मॉड्यूल का नाम, फिर सैम्पल, और डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस बार 1 और 2 देते हैं। ये एक्चुअल में जो स्ट्रिंग है ये क्या है, जो आपके टर्मिनल पे आप रन टाइम पे डेटा भेजते हो उसको रिसीव करने के लिए। तो 1 वुड बी स्टोर्ड एज दी फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे एंड 2 विल बी स्टोर्ड एज दी सेकंड इंडेक्स ऑफ द एरे। तो 2 एलिमेंट हमारे एरे के अंदर हैं। तो अगर इस कोड को मैं चलाता हूँ यहाँ से, तो अभी भी हेलो प्रिंट हो रहा है। उसके पीछे की वजह ये है क्योंकि मैंने इससे जो आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं, ये जो args है, ये नाम कुछ भी हो सकता है। आप इसको p रख लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए args की कोई वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू है, स्ट्रिंग एरे की। तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं और क्या करते हैं, इसी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट कर देते हैं। बाकी ये हेलो हटा देते हैं एक बार, और यहाँ पे p1 रख लेते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अब हम जब रन टाइम पे, पहले तो इस कोड को हमें कंपाइल करना रहेगा, जावा सी फर्स्ट मॉड्यूल एंड देन सैम्पल डॉट जावा लिखते हैं और कोड को कंपाइल करते हैं। जब ये कोड प्रॉपरली कंपाइल हो गया तो हमारी एक ऑब्जेक्ट फाइल बन गई है। दोबारा से हम जावा लिखते हैं, इस बार जावा लिखना पड़ेगा, फिर फर्स्ट मॉड्यूल, फिर सैम्पल प्रोग्राम। अब हम 1 और 2 देते हैं। इस बार देखते हैं हमारा कोड क्या प्रिंट करेगा। तो इस बार इसने 1 प्रिंट किया एंड 2। तो आपको पता होगा कि ये 1 0 जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट है वो 1 हमने रन टाइम पे जो वैल्यू दी थी वो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है आपने 1 देना है। अभी देखना आप, मैं अगर यहाँ पे रन करते वक्त यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ और दूसरी जगह भी हेलो लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो देखिए इस बार हेलो हेलो आया। अभी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि इंटीजर स्टोर कर रहा है या कुछ और फ्लोट ही स्टोर कर रहा है। ये स्ट्रिंग एरे है। आप कुछ भी कॉमा लगा के, सॉरी, आप कुछ भी स्पेस लगा के वहाँ पे दे दीजिए, ये खुद ब खुद उसको स्पेस से इंडेक्स में कन्वर्ट कर देगा कि ये फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है। ये अगर इंट होता, अगर यहाँ पे जेडीके इंट पे रेस्ट्रिक्शन लगा देता कि ठीक है इंटीजर एरे ही भेजना है, तो अगर मुझे कुछ और भेजना होता तो मैं भेज नहीं पाता टर्मिनल के थ्रू। तो स्ट्रिंग में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्ट्रिंग के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ये एस कैपिटल होता है। और बाकी ये मेन मेथड मेन ही है, कुछ और हो सकता था, ये डेवलपर ने यही चूज़ किया मेन रखना। तो ये क्लैरिटी आपको है कि ये नाम इतना मायने नहीं रखता, ये स्ट्रिंग एरे इंपॉर्टेंट है
क्योंकि जब हम इसको एग्जीक्यूशन के टाइम पे पास कराएंगे आर्ग्यूमेंट, रन टाइम आर्ग्यूमेंट, तो ये स्ट्रिंग एरे ही होता है। ये वॉइड क्यों होता है? वॉइड के पीछे का रीज़न ये है कि जेडीके की जॉब बस इतनी सी है कि वो इस पैरेंथेसिस से लेके इस पैरेंथेसिस के बीच में जो भी कोड मिले उसको रन कर दो, बाकी सब अनरीचेबल कोड है। तो उसको कुछ रिटर्न कराने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई सक्सेसफुली मैंने रिटर्न करा दिया है, नहीं। तो ये वॉइड है। वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कराना, एक पर्टिकुलर काम के लिए आए, किया और चले गए। जेडीके का यही जॉब है। सेम सिंटेक्स को ढूंढो। अब ये पब्लिक क्यों है? इसके लिए आपको एक्सेस प्रोटेक्शन की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। आई एज्यूम आपको पब्लिक जो कीवर्ड है उसका मतलब पता होगा। इसके मायने क्या होते हैं मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ कि अगर किसी भी मेथड से पहले पब्लिक लगा है और उसकी क्लास भी पब्लिक है, तो आप किसी और पैकेज में जाके, जैसे यहाँ तो एक पैकेज बना है बट एसआरसी में कोई और दूसरा पैकेज भी हो सकता था। जैसे मैं एक और पैकेज बना लेता हूँ, लेट्स से इसका नाम 2 रख लेते हैं। 2 रख नहीं सकते, यूनिट, और लेट्स से सेकेंड मॉड्यूल रख लेते हैं। अब इसके अंदर अगर कोई प्रोग्राम होता, वो इस मेथड को एक्सेस करना चाहता, तो पब्लिक क्लास की वजह से तो वहाँ वो इंपोर्ट हो जाता, और इस पब्लिक कीवर्ड की वजह से वो वहाँ एक्सेस भी हो जाता। तो आउटसाइड पैकेज आप पब्लिक जो मेथड है उनको एक्सेस कर सकते हो। तो जेडीके बाहर से आएगा ढूंढता हुआ, एसआरसी फोल्डर कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, फिर ये मेन, तो इसको पब्लिक होना ज़रूरी है। अगर आपने इसे प्राइवेट बना दिया लेट से, तो प्राइवेट के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये इस क्लास से बाहर कहीं दिखता ही नहीं है। सॉरी, इसको प्राइवेट बना देते हैं। तो प्राइवेट की क्या रिस्ट्रिक्शन है कि ये इस पैरेंथेसिस के बाहर दिखेगा ही नहीं, तो जेडीके को भी नहीं दिखेगा। आपने बोला कि ये पीस ऑफ कोड बड़ा सिक्योर रखना है हमें, किसी को नहीं दिखाना, तो जेडीके को भी नहीं दिखेगा। तो कोड ऐसा तो होना चाहिए कि वो जेडीके को दिखे। अब ये स्टैटिक क्यों होता है? स्टैटिक इसलिए होता है क्योंकि जेडीके इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाता इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। स्टैटिक, जैसे मैंने ब्लॉक बताया था, वो एग्जीक्यूशन से पहले ही आपकी जब मेमोरी में आपकी जो क्लास है वो लोड होती है, उसी टाइम पे स्टैटिक, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो फंक्शन हो, वो पहले ही अवेलेबल हो जाता है, पहले ही मेमोरी मिल जाती है उसको। हीप में एक ही बार मेमोरी मिलती है। तो अगर ये प्रीवियसली अवेलेबल नहीं होगा तो जेडीके को भी इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर उस ऑब्जेक्ट से इस मेन मेथड को कॉल करना पड़ेगा। सो दिस फंक्शन हैज़ टू बी स्टैटिक, क्योंकि ये प्रीवियसली एग्जीक्यूशन से प्रायर पहले ही अवेलेबल होना चाहिए आपका ये मेथड। तो ये अगर नहीं होगा तो फिर जेडीके को प्रॉब्लम आएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेन मेथड। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए सब इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड दैट्स इट। हैव अ गुड डे।